हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम जैसा कि बेसिक्स कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं और ये हमने कुछ क्लासेस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा किया है। आज की क्लास में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो खास बात करके आर्गुमेंट से रिलेटेड होंगी। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी तक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फटाफट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत और बेसिकली तौर पर हम इस चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आइए फटाफट डिस्कशंस कर लेते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने रखने वाले हैं, तो फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत कंजुगेट के ऊपर। और बेसिक्स तौर पर हमने कल भी कंजुगेट के रिलेटेड हमने बहुत सारे कंसेप्ट को देखा था। तो जैसे ही कंजुगेट हमारा खत्म हो जाता है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एलिमेंट्री फंक्शंस के ऊपर। तो बेसिकली तौर पर हम आई थिंक कल हम लोगों ने मोटा मोटी 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए थे। आज हम लोग उसी में से कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, फिर फटाफट इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो इन दिस केस आज की पहली जो हमारे पास क्वेश्चन होने वाली है वो ये है 5 माइनस 5i। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5 माइनस 5i, अगर इसकी कंजुगेट हम लोगों को निकालना है। अब आप तो ट्रेंड हो चुके हो कंजुगेट कैसे निकलता है। पहले बात तो ये डिसाइड करो, ये वाला है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस और माइनस ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी आपको आर्गुमेंट निकालना है यानी प्रिंसिपल्स आर्गुमेंट निकालना है वो तो थीटा होता है और सीधा सीधी टेन इनवर्स यहाँ पर y बाई एक्स लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। बेसिकली तौर पर हम जानते हैं कि भैया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स y बाई एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई, और फिर लास्ट वाले में तो हम यही चीजें को सेम टू सेम लिखते हैं। इन दिस केस अगर आप यहाँ पर बढ़ोगे तो सीधा सीधी हमारे पास टेन इनवर्स आएगा, y की वैल्यू हम डालेंगे -5, इसकी वैल्यू 5, यहाँ से देखोगे तो माइनस बाहर निकल सकता है, तो टेन इनवर्स 5 कैंसिल, तो सीधा सीधी बचा हमारे पास 1। और यहाँ पर अगर हम जानते हैं माइनस टेन इनवर्स और 1 को हम सीधा सीधी टेन 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ से बनेगा पाई बाई 4, वो भी हमारा नेगेटिव में। तो कहने का मतलब है कि मोटा मोटी तौर पर हमने ये सीखा कि एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट ऐसे निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन रेशनलाइज के फॉर्म में उनकी भी आर्गुमेंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखो बेसिकली तौर पर हमें ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। जनरल के लिए क्या करोगे, अगर हमें कोई पूछे कि भैया इसका जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, तो बस हमारा जनरल आर्गुमेंट बस यही होगा कि हम इसे स्मॉल लेटर ऑफ जेड से डिनोट करेंगे और इसका मतलब बस यही होगा, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी -π/4 प्लस में 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि n की जगह 1 2 -1 -2 इस तरीके का नंबर आप लेते जाइए, यहाँ पुट करते जाइए, आपके पास जनरल आर्गुमेंट निकलते चला जाएगा। तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर चर्चाएं कर ली हैं। आगे के तौर पर हम एक दो क्वेश्चन और आपके सामने रखेंगे, फटाफट चीजों को यहाँ पर क्लियर करके चलेंगे। तो बेसिकली तौर पर इस वाले सेक्शंस को हम कर लेते हैं डिवाइड, क्योंकि इसकी तो अब हो गई हमारी चर्चाएं यहाँ पर खत्म। आ जाइए क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग के पास है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, जो हमारे पास बेसिकली 3 में -1 प्लस में आई, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, 3/-1 प्लस आई हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म है जो ऊपर होना चाहिए था, इस बार वो नीचे दे दिया है, तो पहले हम इसका रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद फिर इसके आर्गुमेंट पे चर्चा हम कर सकते हैं। ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। यहाँ पर -1 एंड माइनस में आई, यहाँ पर हो गया -1 माइनस में आई। जब रेशनलाइज करते हैं तो बस आयोटा वाला का साइन चेंज होता है। इन दिस केस मल्टीप्लाई करो 3 × 1 दिस मीन्स -3, यहाँ से करोगे तो सीधा सीधी -3i। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ देख लो, ये a, ये प्लस में b, ये a, ये माइनस में b, आप ये फार्मूला लगा दो, और नहीं तो सीधा सीधी आप इतना कह सकते हो कि मल्टीप्लाई करो -1 × -1 -1 -1 × -i दिस मीन्स प्लस i, और i × -1 दिस मीन्स -i, और प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। इन दिस केस देखोगे तो -3 माइनस में 3i, यहाँ से देखो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इन दिस केस अगर आप यहाँ से देखते हो तो -3 माइनस में 3i एंड अपॉन में 2 आ गया।
आप चाहो तो इसको अलग अलग सेपरेटली आप डिवाइड कर सकते हो, तो दिस इज -3/2 एंड -3/2 इंटू आई आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा पूरी x हो गया, ये हमारा पूरा पूरी y हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा x जो है वो -3/2 है और y भी -3/2, यानी दोनों इस बार हमारा नेगेटिव में आ रहा है। अब जब दोनों नेगेटिव अगर हमारा आता है तो ये हम बोलते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम प्रिंसिपल्स आर्गुमेंट निकालने के लिए हम जनरली किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर tan इनवर्स y/x एंड -पाई वाले फार्मूला का यूज करते हैं। तो जब हम ये यूज करेंगे तो देखो हमारे पास बेसिकली तौर पर क्या आने वाली है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स y की अगर वैल्यू की चर्चा करें तो ये हमारे पास -3/2, x की चर्चा करें तो -3/2 एंड माइनस में पाई। अब देख लो यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये पूरा कैंसिल होकर के बनेगा 1 एंड माइनस में पाई। tan इनवर्स 1 की वैल्यू देखो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू था वो सीधा सीधी π/4 आया था, आगे माइनस लगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू सीधा सीधी हम ये कह सकते हैं, और नहीं तो निकालना चाहो तो निकाल लो। यहाँ पर tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री यानी π/4 माइनस में पाई। यहाँ से ये दोनों कैंसिल होकर के π/4 माइनस में पाई आ गया। सॉल्व करोगे तो -3π/4 बन करके आएगा। ये आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल करके आ गया। कोई कहता है जनरल आर्गुमेंट बता दो, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखेंगे स्मॉल में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है -3/4, उसमें बस ऐड कर देंगे 2n पाई, वेयर n कहाँ से लेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर यानी +1 -2 +1 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इस तरीके का सेट से हम लोग इंटीजर्स उठा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया जनरल आर्गुमेंट। तो कुल मिला करके हमने यहाँ से जनरल आर्गुमेंट निकालना सीख लिया, ठीक है। और दूसरी बात हमने यहाँ से एक बात और सीखी कि ये हमारे पास बन करके आया, ये हमारे पास रहा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हमने दो चीजें सीखी, एक तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एक है जनरल आर्गुमेंट। तो हम ऐसे निकालते हैं, जब नीचे कोई टर्म रहे तो उसको रेशनलाइज करके हम लोग निकालते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर आपके पास जो चीजें रहेंगी वो ठीक ठाक तरीके से क्लियर हो जाएंगी। हम लोग इस तरीके के मोटा मोटी ठीक ठाक क्वेश्चंस की डिस्कशंस यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो z इज इक्वल टू हमारे पास -2 अपॉन हमारे पास है 1 + √3i, 1 + √3i। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका हम लोगों को आर्गुमेंट निकालना है। तो पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे, फिर जनरल आर्गुमेंट पे बात करेंगे। तो सिंपली है कि हम इसको पहले रेशनलाइज करके एक ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए। तो ऊपर में -2 है अपॉन यहाँ पर 1 + √3i है। यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो 1 - √3i बनेगा, यहाँ करेंगे तो 1 - √3i बनेगा। यहाँ से देख लो z इज इक्वल टू -2 इंटू दिस, तो -2 यहाँ से करोगे तो माइनस +2√3 इंटू आई बनेगा। यहाँ से देख लो a + b a - b ऐसे भी सॉल्व कर लो, या तो मल्टीप्लाई कर लो 1 × 1 = 1 इंटू दिस तो -√3i। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +√3i आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 3 बन गया, आई सीधा सीधी i² बन गया। अब यहाँ से सुनो z इज इक्वल टू आपके पास -2 ऊपर में है प्लस में 2√3i, नीचे अगर देखोगे तो ये दोनों कैंसल, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा माइनस में 3, i² की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस यहाँ +3 हो जाएगा। z इज इक्वल टू -2 प्लस में 2√3i एंड अपॉन में यहाँ पर देखोगे तो 4 को सेपरेटली डिवाइड करोगे तो z इज इक्वल टू -1/2 बनेगा और यहाँ से बनेगा √3/2 इंटू आई। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन करके अभी तक हमारे पास आया है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन करके आया, अब इससे हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट और फिर हम जनरल आर्गुमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए फटाफट काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या आने वाली है उस पर, तो बेसिकली तौर पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल्स आर्गुमेंट पे चर्चा करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड इस पर बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे। अब यहाँ पर देखो ये पार्ट है हमारा पॉजिटिव, ये पार्ट है हमारा नहीं सॉरी ये पार्ट है नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला tan इनवर्स y/x प्लस में पाई हो जाता है। इन दिस केस यहाँ से देखोगे तो tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2,
और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस में 1/2 और यहाँ से प्लस में पाई। अब यहाँ से देख लो टेन इनवर्स, यहाँ से कैंसिल करो, 2 कैंसिल, ये माइनस ऊपर गया तो -√3 प्लस में पाई, माइनस को बाहर निकालोगे टेन इनवर्स बनेगा, √3 को tan 60 डिग्री यानी कि π/3 लिख सकते हो एंड प्लस में पाई। इन दिस केस माइनस तो माइनस, ये दोनों कैंसिल तो यहाँ बचेगा π/3 एंड प्लस में पाई। सॉल्व करो, 3 का 3 में से घटाओगे तो सीधा सीधी 2π/3, ये आ गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कोई कहता है जनरल आर्गुमेंट इसकी क्या होने वाली है, तो जनरल आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हम सीधा सीधी क्या काम करेंगे, नॉर्मली तरीके से जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है यानी 2π/3 उसमें से 2n पाई ऐड करेंगे, वेयर n बिलोंग करेगा कहाँ पे, तो सीधा सीधी जेड में। और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के थ्रू हमने जनरल आर्गुमेंट निकाल दिया है। और यहाँ पर जो ऊपर में हमारे पास शुरुआत में आया था वो हमारे पास एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल करके आया है। तो इतनी बातें हैं जिसको आपको चर्चा को ध्यान में रखनी है कि ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसके थ्रू हम जनरल आर्गुमेंट ऐसे निकाल सकते हैं अगर वो टर्म नीचे पर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बेसिकली तौर पर पावर में आती है, फिर इस टॉपिक्स को हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे सीधा सीधी तरीके से। फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने नए टॉपिक्स की शुरुआत कर दें क्योंकि अब आप ट्रेंड हो चुके हो। एक लास्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके की ठीक ठाक कंसेप्ट ये है, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड। यहाँ पर ये जो आपके पास दिया हुआ है ये है आपके पास जनरल आर्गुमेंट निकालने के लिए वो आपको दिया है, ठीक है। तो अगर जनरल आर्गुमेंट आपको निकालने बोला है ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो √3 माइनस में आई एंड इसका पावर में है 6, ये आपके पास दे दिया है। आप चाहो तो प्रिंसिपल्स आर्गुमेंट भी निकाल सकते हो और जो आपको निकालनी है यहाँ पर 6 की वो भी आप यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से समझते हैं, तो अगर हमें जेड बराबर ये दिया है √3 माइनस में आई का पावर 6, तो ये जो अंदर वाला नंबर है उसको हम थोड़ा देर के लिए Z1 मान लेते हैं, पहले इसका आर्गुमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं पहली बार, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसकी एक और ट्रिक है जो हम डी मॉर्गन्स थ्योरम्स को पढ़ाने के बाद आपको डिस्कस करके बता देंगे, उसके थ्रू भी आप आर्गुमेंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके थ्रू भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके थ्रू निकाल ले। एक और टेक्निक आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसके थ्रू हम निकालेंगे तो वो जल्दी निकलेगा, बट ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ पर जब ये चीजें आ रही हैं तो हम इसको सीधा सीधी मान लिए एक्स, और यहाँ पर जो आने वाली होंगी वो वाई मानेंगे। तो अगर ये फर्स्ट में पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, तो आ रही फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम पहले प्रिंसिपल्स आर्गुमेंट की बात करेंगे तो सीधा सीधी हमारे पास कितनी आएंगी, तो हम कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं tan इनवर्स y/x लिखते हैं सर। इन दिस केस अगर देखोगे तो यहाँ से tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ रही है -1, x की वैल्यू कितनी आ रही है √3 आ रही है, माइनस बाहर निकाल दोगे तो tan इनवर्स 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू π/3 यानी कि सॉरी π/3 बोल रहे हैं, यहाँ पर π/6 हम लिखेंगे यानी 30 डिग्री। इन दिस केस माइनस, ये दोनों कैंसल, तो यहाँ बचेगा माइनस में π/6। ये आपके पास आ गया है Z1 का, यानी इस वाले Z1 का आर्गुमेंट वो है -π/6, वो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर इसकी जनरल आर्गुमेंट की बात किया जाए तो 2π जोड़ते चले जाओ, काम आपका होते चला जाएगा। तो बेसिकली तौर पर अगर हम यहाँ से मान लो एक जनरल आर्गुमेंट की अगर हम बात करते हैं, एक ही जनरल आर्गुमेंट की, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो -π/6 में से हम यहाँ से 2π कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इन दिस केस इस Z1 का जो आएगा 3 दूनी 6 नहीं 6 दूनी 12 में से घटाओगे सीधा सीधी 11π/6 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। अब हम तो निकाले हैं किसका, Z1 का यानी अंदर वाले का, जबकि हमको निकालना है Z का जिसका पावर 6 है। तो अगर हम Z इज इक्वल टू Z1 का पावर 6 लिख रहे हैं, इसके आर्गुमेंट की अगर बात कर रहे हैं, अब बताओ इसकी आर्गुमेंट में हमारे पास पहला कितनी है -π/6, और ये जो पावर 6 चढ़ा है वो हो जाएगा मल्टीपल में। जब तुम आर्गुमेंट निकालोगे तो जो पावर चढ़ता है ना वो इसके आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको ठीक ठाक करके तुम लिख सकते हो ऐसे कि यहाँ पर जब तुम आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल रहे हो, ये वाला जेड, तो बस ये क्या हो जाएंगी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 × 6 हो जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात होंगी, ठीक है। अगर तुम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हो तो यहाँ प्रिंसिपल्स आर्गुमेंट में 6 मल्टीप्लाई होगा, ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 × 6।
तो इन दिस केस यहाँ पर हो जाएंगे -5/6 इंटू में सीधा सीधी 6। ठीक है, इतनी बातें हैं। तो ये जो आपके पास कैंसिल होगा तो सीधा सीधी माइनस का पाई आपके पास आ जाएंगी। ऐसे आप निकाल सकते हो यहाँ पर कैपिटल आर में। अगर आप इसके थ्रू निकालना चाहते हो, मान लो आप ये कहते हो कि नहीं हम लोग एक जनरल आर्गूमेंट निकालना चाह रहे हैं ये वाला, तो जनरल आर्गूमेंट आप ऐसे निकाल लो। देखो यहाँ से अगर, क्योंकि हमको जनरल आर्गूमेंट पूछा है, तो 11/पाई और 6 आ गया है, उसमें से पावर 6 करोगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 11 पाई। तो सिंपल बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आपको किसी के पावर का आर्गुमेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, अंदर वाले का आर्गुमेंट निकाल लीजिए, जो पावर चला है उसको उस पावर से मल्टीप्लाई कर, जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सीधा सीधे आपके पास रिजल्ट बन करके आ जाएगा। अब एक बात बताते हैं, इसी चीज को बनाने के लिए अभी हम डी मॉर्गस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके थ्रू भी क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। डी मॉर्गस थ्योरम, ठीक है, इसके थ्रू भी अब आपको यहाँ पर कंसेप्ट देखने को मिलेंगी ठीक ठाक, वो थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ से आपकी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। जब पावर में ऐसे रहेंगी तो कैसे निकालेंगे, आ जाइए फटाफट। डी मॉर्गस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोस थीटा है प्लस में आई साइन थीटा है, ठीक है, और अगर आप इसका पावर कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ रखते हैं, एन की जगह पर, एन 4 पावर है, और इस पावर की जगह आप पॉजिटिव नंबर रखते हो, नेगेटिव नंबर रखते हो, या फ्रैक्शन नंबर यानी बट्टा वाला नंबर 4/5, 6/7 इस तरीके का नंबर रखते हो, तो ये जो पावर है वो इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि cos n थीटा प्लस में i sin n थीटा ऐसा हो जाएगा। ये कहना है डी मॉर्गस थ्योरम का। यानी कि अगर आप cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर में कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शंस रखते हैं तो उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कहता है डी मॉर्गस थ्योरम। कैसे, देखो बताते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर cos थीटा प्लस में i sin थीटा का पावर 3 लिख दिए, कितना लिख दिए 3, तो ये बेसिकली क्या होगा, cos 3 थीटा प्लस में i sin 3 थीटा, यही आपके पास बना करके दे देगा। ठीक है, अगर आप कहते हो कि सर हम cos थीटा माइनस में i sin थीटा का पावर अगर हम -3 रखें तब क्या होगा, तो ये कहेगा सीधा सीधी cos -3 इंटू थीटा प्लस में i sin -3 इंटू थीटा ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि सर अगर हम, अच्छा यहाँ प्लस रहना चाहिए, यहाँ देख लो, कोई कहता है cos थीटा प्लस में i sin थीटा टू दी पावर, सर अगर हम 4/3 रखे तब, तो वो कहता है सीधा सीधी cos 4/3 इंटू थीटा प्लस में i sin 4/3 इंटू थीटा भी वो लिख सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप प्लस पावर लो, माइनस पावर लो या फिर फ्रैक्शंस लो, वो सारे के सारे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये कौन कहता है, तो सीधा सीधी हमारा कहता है डी मॉर्गस थ्योरम। इस बात को हमें चर्चा करने की जरूरत होती है। क्लियर है इतनी बात? ये बात अगर आप समझ चुके होंगे तो बहुत बेहतरीन सी कंसेप्ट है जिसको आप समझ सकते हैं। इसकी कुछ बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, वो भी हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। आइए मोटा मोटी इसकी कभी जरूरत पड़ेगी तो क्यों ना इस पर बात कर लिया जाए। देखो इधर, अगर आपके पास cos थीटा प्लस में i sin थीटा टू दी पावर n है, ठीक है, और अगर आप इसे कह रहे हो कि cos थीटा प्लस में i sin थीटा जो यहाँ पर है वो इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cos n थीटा प्लस में i sin n थीटा होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी, इसको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि यही बहुत जगह पर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आने वाली है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिलेशंस है जो हमेशा काम में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहीं पर इसके सेकंड केस में अगर बात करते हो कि मान लेते हैं सर हम यहाँ पर cos थीटा माइनस i sin थीटा टू दी पावर n रखते हैं, यहाँ बीच में माइनस है, तब भी क्या काम करेगा, हाँ ये ऑब्वियसली काम करेगा, cos n थीटा प्लस में i sin n थीटा, ये ऑब्वियसली यहाँ पर काम करेंगी, ये ध्यान में रखना है। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस भी डिस्कस कर दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर ये करते हो कि यहाँ पर cos थीटा माइनस में या प्लस में i sin थीटा लिखे और यहाँ पर आप पावर माइनस रख दिए हो, जैसा कि हमने इस केस में किया था, यहाँ माइनस पावर,
तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा cos n थीटा और माइनस में i sin n थीटा। यानी सीधा सीधी बात इतनी है कि अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस में है तो बीच में माइनस लगा करके उसको अंदर घुसेड़ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधी बात। ऐसा क्यों होता है, देखो सिंपल सा एग्जांपल है कि देखो यहीं पर देखो -3 को जब अंदर डाले तो दोनों में गया। अब cos माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन जो माइनस में रहता है वो माइनस को बाहर भेज देता है, इस चलते नेगेटिव हो जाता है। इस चलते सिंपल सा रिजल्ट है, इसमें कोई तुक्का मार करके बहुत बड़ा रिजल्ट है ऐसा नहीं कह सकते हो। सिंपली ये करना है कि अगर यहाँ पर देख लो ये दोनों पॉजिटिव में है, पावर में अगर नेगेटिव है तो बीच में माइनस आ जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। चौथा फैक्ट दे रहे हैं, ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, इसकी कोई जरूरत था भी नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पढ़ाते पढ़ाते आ गया तो हम यहाँ पर दे देते हैं। सुनो बात को, अगर मान लो यहाँ cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन में है तो आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो, cos थीटा प्लस में i sin, अच्छा प्लस में है तो आप यहाँ पर माइनस में लिख लो, तो माइनस i sin थीटा आप लिख सकते हो डायरेक्ट, यानी 1/cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो उसको ऊपर में ले जाकर के cos थीटा माइनस i sin थीटा लिख सकते हो। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ कोई लिख देता है माइनस, तो फिर यहाँ पर लिख देगा वो क्या, प्लस। यानी अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, तो सीधा सीधी ये बात है। इस फॉर्मूला को मोटा मोटी याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। और लास्ट डिस्कस कर लेते हैं 5वां नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए फटाफट डिस्कस कर देते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर है 5वां नंबर, लास्ट करेंगे। इसकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मान लो यहाँ cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 है, और यहाँ कोई कहता है कि हम इसको cos थीटा 2 प्लस में i sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर अलग अलग एंगल है। यहाँ मान लो 45 डिग्री के एंगल है, यहाँ 30 डिग्री के एंगल है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास रिजल्ट बन करके आएगा ना, वो सीधा सीधी इतना आएगा कि cos थीटा 1 प्लस में थीटा 2 और प्लस में i sin यहाँ पर थीटा 1 प्लस में थीटा 2 कर सकते हो, इसकी रिजल्ट बना करके वो आपको दे देगा। तो कहना बहुत ही सिंपल सा है, इस प्रॉपर्टीज की भी बहुत ज्यादा यूज होती है। मान लो ऐसा दो टर्म आया, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि cos लिखो, इन दोनों के एंगल को जोड़ दो, फिर साइन लिखो, उन दोनों के एंगल को जोड़ दो। ये बहुत आसान कर देती है इन सारी चीजों को। तो ये डी मॉर्गस थ्योरम पर चर्चा कर रहे थे, जो अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा है उसके पावर में अगर डालोगे तो वो एंगल में मल्टीप्लाई कर देती है। इसकी 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी है। 5 अब जरा सा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं थ्रू द डी मॉर्गस थ्योरम। तो देखो होगा बेसिकली हमारे पास क्या, समझो यहाँ डी मॉर्गस थ्योरम कहता है कि अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा है उसका जो भी पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ cos 12 पाई बाई 9 प्लस में i sin यहाँ पर हो जाएंगी 12 पाई बाई 9, यानी कि 12 यहाँ पर एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। एक तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। यहाँ है 2 इंटू दिस का पावर 5, तो 5 तो पहले 2 का पावर में आएंगे तो 2 का पावर 5, और यहाँ फिर इसमें आ जाएंगी तो cos पाई बाई 6 प्लस में i sin यहाँ पर पाई बाई 6 का पावर बनेगा 5। देखो ये 5 जो पावर था वो दोनों में था, तो पहले 2 में गए फिर इसमें भी पावर डाल दी। अब यहाँ भी हम वही लगाएंगे डी मॉर्गस थ्योरम का रिजल्ट। तो इन दिस केस यहाँ बनेगा cos 12 पाई बाई 9, और यहाँ से हमारा बना i sin 12 पाई बाई 9, और यहाँ से अगर देखो 2 का पावर 5 यानी 32 है, उसको बाहर निकाल देते हैं। इन दिस केस अगर आप यहाँ पर जो पावर है वो भी हमारा एंगल में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 पाई बाई 6 प्लस में i sin यहाँ बनेगा 5 पाई बाई 6। अब देखो एक प्रॉपर्टी और तुम लोग को लास्ट में बताया, 5वां प्रॉपर्टी, कि यहाँ cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 रहे इंटू cos थीटा 2 प्लस में i sin थीटा 2। देखो लो अगर आप प्रॉपर्टी देखना चाहोगे, ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी, लास्ट में उन दोनों के एंगल को खाली जोड़ देते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो इन दिस केस हम यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं 32, बस इसके रिजल्ट में लिखेंगे cos, इन दोनों के एंगल को जोड़ देंगे 12 पाई बाई 9 प्लस में 5 पाई बाई 6 ऐसे, एंड प्लस में i sin हम यहाँ लिखेंगे 12 पाई बाई 9 एंड प्लस में 5 पाई बाई 6। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 32, यहाँ से आगे जाएंगे तो cos सॉल्व कर लो इसको एलसीएम ले करके। आप क्या एलसीएम लोगे, 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 6 का एलसीएम 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18,
तो नीचे तो आ जाएगा आपके पास 18, तो 9 2 जा 18, तो 2 गया तो 24, और यहाँ से 3 तो 15, तो 24 और 15 अगर बात करें तो 24 और 15 की अगर हम चर्चा करें तो आपके पास बनेगा 9 एंड 3, हाँ 39। ये आपके पास आ जाएंगे 39 पाई, प्लस में आई साइन ये आपके पास आ जाएंगे 39 पाई बाय यहाँ पर 18। अब इसको कैंसिल वैंसिल करना है तो भी कर सकते हैं, यहाँ आ गया 32। यहाँ पर अगर आप देखो तो कैंसिल कर लो, कितना से कैंसिल होगा 3 से, 13 टाइम में 3 से 6 टाइम में 13, और यहाँ से 6 बचेगा, तो यहाँ बचा cos 13 पाई बाय 6, और प्लस में यहाँ बचा आई साइन 13 पाई बाय 6। तो इस तरीके से मोटा मोटी आपको डी मॉर्गस थ्योरम का यूज करके इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बनानी आनी चाहिए। तो बेसिकली हमने डी मॉर्गस थ्योरम की प्रॉब्लम को इस तरीके से बस इतना किया कि जो भी पावर था उसको एंगल में घुसेड़ दिए, और यहाँ तो हमारा पांचवा प्रॉपर्टी लगा, उसके थ्रू आगे बनाए। तो चीजें इतनी ही आसान है, डी मॉर्गस थ्योरम से आपको कुछ पूछेगा नहीं, इससे ज़्यादा जानकारी आपको अभी चाहिए भी नहीं, और जरूरी पड़ेगा तो बीच बीच में देते रहेंगे, बट उसकी कुछ रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए।